8053 पंचायतों में लगाए जा रहे जागरूकता शिविर, 2 लाख से ज्यादा खातों का री-केवाईसी हुआ पूरा। खरीफ सीजन में उर्वरक कालाबाजारी पर सख्ती तेज, विशेष जांच दल गठित कर छापेमारी करने का मिला निर्देश। अब तक 34 FIR हुए दर्ज। बिहार का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल हुआ तैयार, 22 अगस्त को PM मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तर बिहार से होगा पटना का सीधा संपर्क। एशिया कप टीम से बाहर हुए यशस्वी, R अश्विन ने जताई कड़ी नाराजगी, शुभमन गिल को बनाया गया उपकप्तान। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में हर गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सुविधा। भारतीय स्टेट बैंक पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानी कि SLBC में बिहार में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नए खाते खोलना, पुराने खातों का KYC अद्यतन, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना और नामांकन सुविधा जोड़ना है। इसके साथ ही PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाना है। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। अब तक 4540 पंचायतों में शिविर लगे, जिनमें 1.70 लाख जनधन खाते, 1.57 लाख PMJJBY, 3.06 लाख PMSBY और 61,609 APY अंशदान हुए हैं। साइबर धोखाधड़ी रोकथाम पर भी जागरूकता दी जा रही है। खरीफ सीजन में उर्वरक कालाबाजारी पर सख्ती तेज। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सीमा से सटे जिलों में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के साथ समन्वय स्थापित कर तस्करी पर निगरानी रखने और जिला स्तर पर विशेष जांच दल गठित कर नियमित छापेमारी सुनिश्चित करने को कहा। खरीफ 2025 के दौरान किसानों को किसी तरह की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। 1.76 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1 लाख DAP, 1.91 लाख NPK, 0.54 लाख MOP और 0.92 लाख SSP। इस खरीफ में बिहार को कुल 16.27 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का कोटा मिला है। कालाबाजारी रोकने हेतु अब तक 34 FIR दर्ज हुई और 214 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए। बिहार के कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। मंगलवार को पटना में दिन भर उमस भरी गर्मी रही, जबकि रात में झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। लगभग 10 मिलीमीटर बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। बुधवार को भी बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और पटना सहित कई जिलों में वज्रपात व तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। गुरुवार को बांका, कटिहार, पूर्णिया, रोहतास और भभुआ के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। आज अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 20 से 27 अगस्त के बीच मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। MDM कर्मचारियों की हड़ताल पर DEO और DPO को सख्त निर्देश। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ ने 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है और इसे लेकर मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिलों के DEO और DPO को निर्देश दिया है कि योजना बाधित न हो और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानदेय बढ़ोतरी पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता चल रही है। ऐसे में अंतिम निर्णय तक संघ को हड़ताल कर नहीं जाने का आग्रह किया गया है। विनायक मिश्र ने कहा कि हड़ताल से बच्चों को भोजन न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इसलिए जिला स्तर पर अधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि योजना प्रभावित न हो। 30 सितंबर तक जनधन खातों का KYC कराना अनिवार्य। बिहार के 84 लाख प्रधानमंत्री जनधन योजना लाभुकों को 30 सितंबर तक अपने बैंक खातों का KYC कराना अनिवार्य है, अन्यथा खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य भर की 8053 पंचायतों में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चल रहे वित्तीय समावेशन अभियान में जनधन खाता खोलने के साथ PM जीवन ज्योति बीमा, PM सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना में नामांकन किया जा रहा है। अब तक 4540 पंचायतों में शिविर लगाकर 1.7 लाख जनधन खाते खोले गए, 1.57 लाख जीवन ज्योति बीमा, 3.06 लाख सुरक्षा बीमा नामांकन और 61,000 अटल पेंशन सदस्यता हुई। इसके साथ ही 2.39 लाख खातों का री-KYC पूरा हो चुका है। 26 अगस्त से होगी बिहार DLED प्रवेश परीक्षा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा सत्र 2025-27 के लिए 26 अगस्त 2025 से राज्य भर के निर्धारित केंद्रों पर सीबीटी मोड में होगी। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही बीएसईबी की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसमें परीक्षा केंद्र, तिथि, समय व अन्य निर्देश अंकित होंगे। परीक्षा 120 अंकों की होगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी व उर्दू के लिए 25 अंक, गणित के 25 अंक, विज्ञान के 20 अंक, सामाजिक अध्ययन के 20 अंक, अंग्रेजी के 20 अंक और तार्किक क्षमता के 10 अंक होंगे। न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक अनारक्षित वर्ग के लिए 35% व आरक्षित वर्ग के लिए 30% है। सफल अभ्यर्थियों का संस्थान आवंटन मेरिट व विकल्प के आधार पर होगा। डीएलएड धारक युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती कक्षा 1 से 8 में पात्र होंगे। अरुणाचल में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा बिहार। वैशाली जिले के गौसपुर बरियारपुर गांव का माहौल बुधवार को शोक और गर्व से भर गया, जब अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए जवान कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ गांव पहुंचा। गांव की गलियों, छतों और पेड़ों पर हजारों लोग अंतिम दर्शन को जुटे। हर आंख नम थी, लेकिन दिलों में शान थी। सबसे भावुक क्षण तब आया जब कुंदन की पत्नी बार बार बेहोश हो गई और बोली, उन्होंने कहा था कि 25 अगस्त को आएंगे, पर आज तिरंगे में लौटे हैं। पिता ने बताया कि 18 अगस्त को सेना ने शहादत की सूचना दी थी। कुंदन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लोग गर्व से कह रहे थे, ऐसे बेटे हर घर से निकले तभी देश सुरक्षित रहेगा। बिहार में बढ़ी डीएनबी की 115 नई सीटें। बिहार के अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों में डीएनबी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की 115 नई सीटें बढ़ाई जा रही हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर स्वास्थ्य भवन में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 15 जिला अस्पतालों और 5 मेडिकल कॉलेजों की 65 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने की, जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस सत्र में आवेदन करने वाले मेडिकल कॉलेजों में मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, बेतिया और पावापुरी शामिल है। वहीं आवेदन के लिए चयनित जिलों में मोतिहारी, सिवान, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, नालंदा, भोजपुर, रोहतास और पटना है। आईटीआई परिसरों से होगी स्किल सेंटर की शुरुआत। राज्य सरकार सभी 9 प्रमंडलों में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मेगा स्किल सेंटर शुरू करने जा रही है। इन सेंटरों पर युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे उद्योग और बाजार की मांग के अनुसार दक्ष बन सके। प्रारंभिक चरण में ये सेंटर बेहतर आधारभूत संरचना वाले आईटीआई परिसरों में खोले जाएंगे, लेकिन बाद में इनके लिए अलग कैंपस विकसित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग स्थानीय विशेषताओं और मांगों के आधार पर प्रत्येक प्रमंडल में प्रशिक्षण ट्रेड का चयन करेगा। विशेषज्ञ क्षेत्रीय भ्रमण का रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 22,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती की आज है अंतिम तारीख। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के 4,361 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तय की है। आवेदन 21 जुलाई से शुरू हुए थे। रिक्तियों में अनारक्षित के लिए 1772, ईडब्ल्यूएस के लिए 436, एससी के लिए 632, एसटी के लिए 24, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 757, पिछड़ा वर्ग के 492 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 248 पद शामिल है। योग्यता 12वीं पास और वैध हल्के व भारी वाहन लाइसेंस जरूरी है। आयु सीमा सामान्य 20 से 25 वर्ष, आरक्षित वर्गों के लिए अधिक छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता, ड्राइविंग व मेडिकल टेस्ट शामिल है। अंतिम मेरिट वाहन चालन दक्षता अंकों पर बनेगी। आवेदन शुल्क एससी, एसटी व महिलाओं के लिए 180 व अन्य के लिए 675 रुपए है। सिवान नगर परिषद अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने सिवान नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में लखनऊ के गोमती नगर, पटना के रुपसपुर स्थित अपर्णा मेंशन और सिवान नगर परिषद कार्यालय पर छापेमारी की। आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय से 79% अधिक संपत्ति अर्जित की है। इससे पहले अगस्त 2021 में भी विशेष निगरानी इकाई ने उन पर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और मामला न्यायालय में लंबित है। निलंबन समाप्त होने के बाद हाल ही में उनकी तैनाती नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सिवान में की गई थी। बिहार का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल उद्घाटन के लिए हुआ तैयार।
गंगा पर बना पहला 6 लेन औटा सिमरिया पुल का 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 34 मीटर चौड़ा ये पुल देश के सभी 6 लेन पुलों में सबसे चौड़ा है। 8.150 किलोमीटर लंबे पुल में गंगा पर मुख्य भाग 1.865 किलोमीटर है। 1871 करोड़ की इस परियोजना की घोषणा 2015 में विशेष पैकेज के तहत हुई थी और 2017 में शिलान्यास हुआ था। यह बिहार की पहली हैम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल परियोजना है। इस पुल से एक साथ अधिक वाहन चल सकेंगे और जहाजों का परिचालन भी संभव होगा। इसके साथ बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क भी चालू होगी, जिससे उत्तर बिहार का सीधा संपर्क पटना से होगा। यह पुल उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी और विकास का गेम चेंजर साबित होगा। भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े बीजेपी में हुई शामिल। भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने हाल ही में पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी राजनीति में कदम रखने की अटकलें तेज हो गई हैं। पाखी ने सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी की नीतियों और विजन की सराहना करते हुए सबका साथ सबका विकास की नीति की तारीफ की। माना जा रहा है कि वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित है और जल्द पार्टी ज्वाइन कर सकती है। भोजपुरी इंडस्ट्री और बीजेपी का रिश्ता पुराना है, जहाँ कई सितारे पहले से राजनीति में सक्रिय है। पाखी की साफ सुथरी छवि और लोकप्रियता पार्टी को भोजपुरी बेल्ट में फायदा दिला सकती है और यह कदम अन्य कलाकारों को भी राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर सकता है। तेजस्वी ने क्राइम बुलेटिन जारी कर किया सीएम नीतीश पर हमला। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर क्राइम बुलेटिन जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी संग जिलों का दौरा कर रहे तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर हाल की 15 आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार को बेसुध और थके हारे मुख्यमंत्री कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित अपराधी खुलेआम खून की नदियां बहा रहे हैं और सरकार बेबस है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधी अब घरों में घुसकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रयासरत होने के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एशिया कप टीम से बाहर हुए यशस्वी। बीसीसीआई चयन समिति ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें सबसे बड़ा विवाद युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करने का रहा। वहीं शुभमन गिल की वापसी हुई और उन्हें उप कप्तान बनाया गया। यशस्वी के बाहर होने पर पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जायसवाल के आत्मविश्वास और खेलने के अंदाज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अश्विन के मुताबिक टेस्ट और T20 दोनों फॉर्मेट में यशस्वी ने खुद को साबित किया है। उनका T20 स्ट्राइक रेट 165 है और वे हमेशा टीम को प्राथमिकता देते हैं। इसके बावजूद उन्हें बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दिखाता है कि खिलाड़ी अब जगह बचाने के लिए खेलते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, नौशाद रजा, विद्यानंद कुमार, अनवर करीम खान, कुमार आकाश, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, संतु यादव, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, अमित कुमार, अमरजीत सिंह, रंजीत सिंह, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, श्याम कुमार, कुश कुमार यादव और नेहा शर्मा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए किताबी शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी जरूरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।